बेटा हम आज की क्लास में प्रीवियस क्लास से ही आगे मूव ऑन हो रहे हैं और इसमें हम कुछ नई किंगडम्स के बारे में बात करेंगे, जैसे पल्लवास और चालुक्यास। दीज टू किंगडम्स हैव डेवलप्ड इन द डेक्कन रीजन अलोंग द कोस्ट, है ना। आप अपनी बुक के मैप नंबर 7 पर भी देख सकते हैं और मैंने भी यहाँ पर एक छोटा सा मैप बनाया है, वो है ये इस तरह से, ठीक है। डेक्कन, ये पूरा रीजन डेक्कन कहलाता है बेटा। तो कुछ इस जगह पर पल्लवा किंगडम थी और इसके इस तरफ चालुक्य किंगडम थी। पल्लवा किंगडम की जो कैपिटल थी वो थी बेटा कांचीपुरम, ठीक है। और जो चालुक्यास की किंगडम कही जाती है वो है आईहोल, है ना। आप बुक में रीड करेंगे तो और मैप में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता लगेगा। चालुक्य की कैपिटल आईहोल और पल्लवास की जो कैपिटल है वो है कांचीपुरम। तो ये दोनों किंगडम्स धीरे धीरे फ्लरिश होने लगी, यानी कि डेवलप होने लगी। ये दोनों किंगडम्स ऐसी थी बच्चों जहाँ के राजा ज़्यादातर समय एक दूसरे किंगडम्स की लैंड को ऑक्यूपाई करने के लिए एक दूसरे पर हमला किया करते थे, खास तौर से वहाँ की कैपिटल पर, क्योंकि किसी भी किंगडम की जो कैपिटल होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ना। क्योंकि दोज कैपिटल्स वर फ्लरिश्ड एज ए ट्रेड सेंटर, यानी कि वहाँ पर जो व्यापार होता है, जो ट्रेड होता है, जो बिजनेस होता है वो और जगहों से ज़्यादा होता है। तो जब भी हम उस कैपिटल को अटैक करेंगे तो वहाँ से हमें ज़्यादा वेल्थ ऑक्यूपाई करने में मदद मिलेगी, आसान रहेगा, ज़्यादा पैसा वहाँ से मिल सकता है। इसलिए पल्लवास और चालुक्यास हमेशा एक दूसरे के किंगडम्स के कैपिटल पर अटैक करते थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से वेल्थ लेकर जा सके। एक और ख़ास बात यहाँ पर हमको देखनी है कि ये जो चालुक्य की किंगडम थी आईहोल, ये इतना बड़ा ट्रेडिंग सेंटर बना एज वेल एज रिलीजियस सेंटर के रूप में भी डेवलप हुआ। यहाँ पर हम आज भी खूब सारे टेम्पल्स के रिमेन्स देख सकते हैं, है ना। यानी कि एट द टाइम दिस आईहोल जो कैपिटल थी चालुक्य की वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस सेंटर के रूप में डेवलप हुई और उस समय पर वहाँ राजाओं ने यहाँ खूब सारे मंदिरों का यानी कि टेम्पल्स का निर्माण भी करवाया। चालुक्य डायनेस्टी हुआ करती थी, है ना, और उसके सबसे प्रमुख और पावरफुल रूलर में नाम लिया जाता है बेटा पुलकेशिन सेकंड का, है ना। अब ये फर्स्ट और सेकंड का जो कंफ्यूजन है मैं अपनी प्रीवियस क्लास में भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर किसी के आगे सेम नाम के आगे फर्स्ट लिखा हुआ है तो मतलब वो पहले बना होगा राजा, सेकंड लिखा हुआ है तो वो बाद में बना है राजा। और चालुक्य को हमने डायनेस्टी कहा है, मतलब ये वेस्ट डेक्कन की वह डायनेस्टी थी जिसकी एक बहुत ही लंबी एंसेस्टर्स की लिस्ट थी, मतलब एक ही परिवार के लोगों ने इस डायनेस्टी पर काफ़ी लंबे समय तक रूल किया है। ये बात हमें कैसे पता लगी? ये बात हमें पता लगी प्रशस्तीज के माध्यम से, ठीक है। अब प्रशस्तीज क्या होती है ये भी मैंने आपको सिखाया है ना। प्रशस्तीज आर बेसिकली द रिटन डॉक्यूमेंट्स रिटन डाउन बाय द पोएट्स इन द कोर्ट ऑफ किंग, है ना। यानी कि उस समय पर राजा अपने दरबार में खूब सारे कवियों को रखा करते थे, पोएट जिन्हें कहा जाता है। और वो कवियों का काम क्या होता था, उस राजा की तारीफ में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखना ताकि राजा खुश होकर उन्हें अच्छे उपहार दिया करता था। तो पुलकेशिन सेकंड के दरबार में एक ही ऐसे पोएट थे, फेमस पोएट, जिनका नाम था रविकीर्ति, और उन्होंने जो प्रशस्ति लिखी, है ना, पुलकेशिन सेकंड के लिए, उसी से हमें ये सारी जानकारी मिल पाई है, ठीक है। तो जो पुलकेशिन जो चालुक्य डायनेस्टी थी वहाँ पर हर पिता की मृत्यु के बाद उनके पुत्र को ही राजा बनाया जाता था, लेकिन पुलकेशिन सेकंड जो थे उन्हें ये सिंहासन अपने पिता से नहीं अपने अंकल से मिला था, है ना। ये भी उस प्रशस्ति में लिखा हुआ है।
और जो रवि कीर्ति जो जिन्होंने ये प्रशस्ति लिखी पुलकेशिन सेकंड के बारे में, उन्होंने ये भी कहा कि पुलकेशिन सेकंड ने खूब सारे युद्ध लड़े। वो अपने जीवन में ऐसे बहुत ही मिलिट्री एक्सपीडिशंस पर गए ईस्ट और वेस्टर्न कोस्ट की तरफ, है ना। दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट और दिस इज द ईस्टर्न कोस्ट साइड, ठीक है। ये ईस्टर्न कोस्ट साइड है, ये वेस्टर्न कोस्ट साइड है। और आपको याद हो कि हमने एक और रूलर हर्षवर्धना के बारे में भी पढ़ा था, जिन्हें हर्षा भी कहा जाता है ना। और उनके दरबार में एक पोएट हुआ करते थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्ष चरित्र भी लिखी थी। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ बेटा आपको। तो आपको याद हो कि हर्षवर्धना जब डेक्कन की तरफ आगे बढ़ने लगे तो चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशिन सेकंड ने ही उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था, यानी कि उन्हें युद्ध में हरा दिया था। ये बात हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसी बात को पुलकेशिन सेकंड के पोएट, जिनका नाम था रवि कीर्ति, उन्होंने अपने प्रशस्ति में भी लिखी है कि पुलकेशिन सेकंड से हारने के बाद हर्षा वाज नो मोर हर्षा, है ना। ये एक इंग्लिश का फ्रेज है जिसका हर्ष का मतलब होता है बेटा हैप्पीनेस, खुशी। यानी कि पुलकेशिन सेकंड से युद्ध में हारने के बाद अब हर्षा वाज नो मोर हर्षा, यानी कि अब उनके जीवन से खुशी चली गई थी, है ना। कि कोई भी व्यक्ति होता है बेटा, नेचुरल है, स्वभाव होता है, नेचर में होता है उसके, कि उसे हार मतलब जो डिफीट होती है वो हर कोई एडजस्ट नहीं कर पाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है कि मैं कैसे डिफीट हो गया, मैं कैसे हार गया। तो यही बात रवि कीर्ति ने भी कही कि युद्ध में पराजय झेलने के बाद में वो काफी उदास हो गए थे, और इसी बात को उन्होंने कहा कि हर्षा वाज नो मोर हर्षा। इसके अलावा ये भी रवि कीर्ति ने बताया कि जब हर्षवर्धन डेक्कन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, चालुक्य डायनेस्टी की तरफ आगे बढ़ रहे थे युद्ध के नजरिए से, तब पुलकेशिन सेकंड ने खूब बड़ी सेना के साथ उनका सामना किया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धना भागते भागते पल्लवा किंगडम की कैपिटल के वहां पर पहुंच गए, और पल्लवा किंगडम की कैपिटल थी कांचीपुरम, और कांचीपुरम की महल की दीवारों के पीछे जाकर उन्होंने अपनी जान बचाई पुलकेशिन सेकंड से। ऐसा कहा गया है प्रशस्ति में, जो किसने लिखी है, रवि कीर्ति ने। वो किसके पॉइंट हैं, पुलकेशिन सेकंड के। पुलकेशिन सेकंड कहाँ के राजा हुए, चालुक्य डायनेस्टी के राजा हुए। अब हम बात करते हैं कि ये जो किंगडम्स थी इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, किस तरह से इन्हें मैनेज किया जाता था, कहाँ से ये पैसा आता था, कौन से लोग इन्हें संभालते थे, उन पोस्ट को क्या कहा जाता था जिन पर अच्छे अच्छे लोगों को, कैपेबल लोगों को बिठाया जाता था। तो यहाँ पर बताया जाता है कि कुछ नए तरह के अब डेवलपमेंट हुए। राजा अभी भी विलेज वाला कंसेप्ट तो था, राजा अभी भी उन लोगों के कांटेक्ट में रहता था जो विलेज लेवल पर अच्छे अमीर हुआ करते थे या पावरफुल हुआ करते थे। पावरफुल इन द सेंस कि वो पर्सन इतना ज़्यादा प्रभावशाली होता था जिनसे राजा कांटेक्ट रखता था कि सभी लोग उसकी बात सुना करते थे। तो अगर हम ऐसे व्यक्तियों को अपने साथ में रखेंगे तो डेफिनेटली उस एरिया पर हमारा कंट्रोल क्या होगा, और लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर होगा। इसी बात को आपके बुक के पेज नंबर 116 पर कुछ पॉइंट्स में समझाया गया है। टॉपिक का नाम है हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेड। उसमें पहले पॉइंट में कहा गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती थी ना, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मतलब किंगडम्स को मैनेज करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग पद या पोस्ट दी जाती थी। तो वो जो पोस्ट होती थी वो हेरिडिटरी होती थी, मतलब उस पोस्ट पर एक ही परिवार का सदस्य अगली बार उस पोस्ट को ऑब्टेन करेगा। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट है और वो फादर की डेथ हो जाती है तो उस पोस्ट पर उनके बाद उनका पुत्र ही आएगा। पुत्र की भी मृत्यु हुई तो पुत्र का जो भी अगला संतान होगी वही उस पोस्ट को ऑक्यूपाई करेगी और किसी के पास में नहीं जाएगी। ये मतलब होता है हेरिडिटरी का मतलब। जैसे हरिसेना के बारे में हमने बात की, है ना। तो जो पोएट थे हरिसेना हर्षवर्धना के कोर्ट में, उन्हें एक पोस्ट दी गई थी पोएट होने के साथ साथ महादंड नायक। अब महादंड नायक,
दंड मतलब होता है पनिशमेंट, नायक मतलब लीडर, यानी कि जो पनिशमेंट देने में लीड करता है, ये कौन होता है? आज के टाइम में अगर हम देखें तो जज। इसलिए महादंड नायक वाली पोस्ट को चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी हम कह सकते हैं। और ये पोस्ट हरिसेना को कहाँ से मिली थी? अपने फादर से ही मिली थी। मतलब पहले हरिसेना के फादर चीफ जुडिशियल ऑफिसर हुआ करते थे, और फिर उनके बाद में उनके पुत्र जो हुए, जो कि पोएट भी थे, हरिसेना, उन्हें इस पोस्ट को मिल गया, मतलब ये पोस्ट उन्हें मिल गई अपने फादर से। कई बार क्या होता था कि एक ही पर्सन एक से ज़्यादा पोस्ट को मैनेज करता था, यानी कि जरूरी नहीं है कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग व्यक्ति हो। अगर वो पर्सन कैपेबल है, पावरफुल है, रिच है, तो कई बार ऐसा भी होता था कि एक ही पर्सन के हिस्से में एक से ज़्यादा डेजिग्नेशंस आ जाते थे। जैसे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पर कि हरिसेना चीफ जुडिशियल ऑफिसर यानी कि महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार अमात्य का भी पोस्ट उनके पास में था। अब कुमार अमात्य क्या होता है? कुमार अमात्य बेटा एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनिस्टर को माना जाता है ना, जो राजा के, जो किंग के काफ़ी ज़्यादा करीब होता है, और राजा को जब भी कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो कुमार अमात्य से एडवाइस लेता है, सलाह लेता है, परामर्श लेता है ना। तो ये पोस्ट भी उनके पास में थी। इसके अलावा उन्हें एक और पोस्ट दे रखी थी जिसका नाम था संधि विग्रहिका। अब संधि का मतलब होता है एग्रीमेंट, विग्रही का मतलब जब भी, मान लीजिए ऐसे समझिए आप इस बात को कि दो राजा आमने सामने युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं, है ना, वॉर होने ही वाली है, तब इस पर्सन का, इस पोस्ट पर यानी कि संधि विग्रही का जो, जिस पोस्ट पर जो व्यक्ति है, उसका रोल क्या है कि वह दोनों राजाओं से मीटिंग करेगा और उस वॉर को कैसे अवॉइड किया जाए, कैसे टाला जाए, और वापस से शांति कैसे बनाई जाए, वापस से पीस कैसे मेंटेन किया जाए, वॉर को अवॉइड करते हुए, युद्ध को टालते हुए, ये उस व्यक्ति का काम होता था। ठीक है, तो संधि विग्रहिका का पद भी हरिसेना के पास में ही था। इसके अलावा अब ये तो बात हुई बड़े एडमिनिस्ट्रेशन की, अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, यानी कि गांव में या कैपिटल्स में कौन कौन सी पोस्ट होती थी। तो एक पोस्ट का नाम लिया गया है नगर श्रेष्ठ, है ना। नगर श्रेष्ठ को आज के समय में हम समझ सकते हैं कि चीफ बैंकर, है ना। जैसे हमारे यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, सेंट्रल बैंक होते हैं, तो उस समय पर इस पोस्ट को बैंक वाली पोस्ट से माना जाता था, यानी कि चीफ बैंकर कह सकते हैं इसे, या चीफ मर्चेंट ऑफ द सिटी, है ना। मर्चेंट कौन होते हैं? ट्रेडर्स होते हैं। तो जो मुख्य व्यापारी है या मुख्य बैंकर है, जो बैंक का काम कर रहा है, उस पोस्ट को कहा जाता था नगर श्रेष्ठ। इसके अलावा एक सरथावहा भी एक पोस्ट हुआ करती थी। उसका अर्थ होता था जो कारवांस जाते थे, है ना। कारवांस क्या होते हैं? व्हेन द ट्रेडर्स और द मर्चेंट्स मूव इन ए ग्रुप टू बाय और सेल देयर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द ट्रेड ऑफ देयर गुड्स, तो उस ग्रुप को, मर्चेंट्स के ग्रुप को कारवां कहा जाता था। तो उनका जो हेड होता था, उसकी उस पोस्ट को नाम दिया गया सरथावहा। इसके अलावा एक और पोस्ट हुआ करती थी उस समय पर, प्रथम कुलिका। प्रथम कुलिका का अर्थ है कि जो भी क्राफ्ट पर्सन्स हैं, है ना, जैसे क्राफ्ट पर्सन्स में लकड़ी का काम करने वाले भी आ गए, यानी कि कारपेंटर्स आ गए, मिट्टी का काम करने वाले यानी कि पॉटर्स आ गए, ब्लैक स्मिथ आ गए, गोल्ड स्मिथ आ गए, है ना, फूलों का काम करने वाले लोग आ गए, परफ्यूम्स का काम करने वाले लोग आ गए, कपड़ों का काम करने वाले लोग आ गए। तो ये सभी क्राफ्ट पर्सन्स कहलाते हैं, है ना। तो जो इनका हेड होगा, यानी कि जो चीफ होगा, चीफ क्राफ्ट पर्सन होगा, उस पोस्ट को कहा गया है प्रथम कुलिका। अब ये पॉलिसीज काफ़ी अफेक्टिव रही नहीं रही, इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है ना। थोड़े समय तक चली, फिर जैसे जैसे इन रूलर्स का कंट्रोल समाप्त होता गया, वैसे वैसे पॉलिसीज भी धीरे धीरे चेंज होती गई, और फिर ये जो किंगडम्स थी, ये बड़े बड़े राजाओं के कंट्रोल से बाहर निकलकर दे बिकम द इंडिपेंडेंट किंगडम्स ऑल्सो। अब बात कर लेते हैं हम आर्मी की, ए न्यू काइंड ऑफ आर्मी। इस समय पर जो सेनाएं थी, वो उसमें किस किस तरह के सैनिकों को शामिल किया जाता था। तो जब ये पल्लवाज और ये चालुक्यास किंगडम फ्लरिश हो रही थी,
तब राजा अपनी सेना में खूब सारे हाथी भी रखते थे, है ना, और इसके अलावा चैरियट्स भी रखा करते थे, है ना। इसके अलावा फुट सोल्जर्स यानी कि पैदल सैनिक, घोड़े पर बैठकर युद्ध लड़ने वाले सैनिक और हाथी पर बैठकर लड़ने वाले सैनिक भी हुआ करते थे। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आर्मी थी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इनमें से किसी को भी किसी भी तरह का कोई सैलरी नहीं पे की जाती थी। ये सारी आर्मी को मेंटेन गांव का जो गांव में रहने वाले जो पावरफुल पीपल होते थे, है ना, वो लोग अपने हिसाब से मेंटेन करते थे और उन पर्सन्स को कहा जाता था बेटा सामंत, है ना। यानी कि ये सारे आर्मी को और आर्मी के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले जितने भी वेपन्स हैं इनको बनाना और इतने सारे पर्सन्स को, एलिफेंट्स को, हॉर्सेस को, फुट सोल्जर्स को मेंटेन करने की जिम्मेदारी उस सामंत की होती थी। और जब भी राजा युद्ध लड़ने के लिए जाता था तो सामंत की जिम्मेदारी होती थी कि ये पूरी सेना राजा को युद्ध लड़ने के लिए अवेलेबल करवाई जाए। अब बदले में क्या, है ना, कोई भी फ्री में मुफ्त में तो ये काम करेगा नहीं और सैलरी देते नहीं थे। तो जब भी युद्ध से जो भी पैसा वो जीत कर लाते थे, वहाँ से जो भी वेल्थ वो लूट कर लाते थे, उसमें से काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें इन सामंतों को बांट दी जाती थी, है ना। सामंत कौन हुआ? इन जो उन्होंने सेना इकट्ठी की है उसका हेड को सामंत कहा जाता था, है ना, सम काइंड ऑफ सेनापति, है ना, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो राजा खुश होकर इन सामंतों को खूब सारी भूमि डोनेट कर देता था। अब उस भूमि से जो ये लोग हैं ये रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, यानी कि उस जमीन पर जितने भी लोग हैं जैसे फार्मर्स हो गए, क्राफ्ट पर्सन्स हो गए, तो उनसे ये ट्राइब्यूट वगैरह इकट्ठा करते थे। जो पैसा आता था उस पैसे से ये लोग आर्मी मेंटेन करते थे, यानी कि अभी तक भी वहां पर टैक्स का कंसेप्ट नहीं था। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर असेंबलीज के बारे में कि सदर्न किंगडम्स में कौन कौन सी असेंबलीज हुआ करती थी। तो असेंबली वर्ड का मतलब क्या होता है? असेंबली को बेटा हिंदी में कहा जाता है सभा, है ना, यानी कि जहाँ पर खूब सारे लोग इकट्ठे होते हैं, किसी भी एक टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, है ना, अपनी एडवाइस देते हैं, उसे ही कहा जाता है सभा, है ना। यानी कि जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ गैदर हों, एकोमोडेट हों, उसको कहा जाएगा असेंबली। तो सदर्न इंडिया में ऐसी खूब सारी असेंबलीज हुआ करती थी। जैसे एक असेंबली थी जिसमें केवल ब्राह्मण लैंड ऑनर्स ही हुआ करते थे, है ना, यानी कि 4 वर्ण पढ़े हमने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो जो ब्राह्मण लैंड ऑनर्स थे उनकी भी एक असेंबली हुआ करती थी जिसका काम होता था कि इरिगेशन की देखरेख करना, है ना, एग्रीकल्चर कैसे आगे बढ़ सकता है, इरिगेशन और कैसे इम्प्रूव हो सकता है, कहाँ पर सड़कें बनाई जानी चाहिए या और कितने मंदिरों का निर्माण किया जाना चाहिए लोकल लेवल पर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे कामों को वो ब्राह्मण लैंड ऑनर्स की असेंबली देखा करती थी। इसके अलावा एक और सदर्न इंडिया में एक और असेंबली हुई जिसका नाम था उर, UR, बस ये 2 अल्फाबेट है बेटा, UR, उर कहते हैं इसे। तो इस असेंबली में ये भी लैंड ऑनर्स की ही थी, है ना, लेकिन ये लोग ब्राह्मण्स नहीं थे, ठीक है, सबसे बड़ी बात। इसके अलावा एक और असेंबली हुई सदर्न इंडिया में जिसका नाम था बेटा नगरम, NAGARAM, नगरम, है ना। अब नगरम का मतलब क्या है? नगर का मतलब होता है सिटी, सिटी में होते हैं मर्चेंट्स। तो नगरम जो असेंबली थी वो असेंबली हुआ करती थी, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स, है ना, जिसको कौन कंट्रोल करता था? जो रिच और पावरफुल मर्चेंट्स होते थे वो इस तरह की असेंबलीज को कंट्रोल किया करते थे। और ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें बताया है, हिस्टोरियंस ने हमें बताया है कि ये असेंबलीज इन किंगडम्स के, चालुक्य और पल्लवा के समाप्त होने के बाद भी काफी सैकड़ों वर्षों तक, यानी कि इट वाज कंटिन्यूड फॉर सेंचुरीज आल्सो, यानी कि कई 100 सालों तक इसी तरह की असेंबलीज आगे चलती रही। तो ये आज वाली क्लास में बेटा हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल वाली क्लास में 1-2 टॉपिक्स और हैं जिनका हम डिस्कशन करेंगे, जैसे कि उस तरह की किंगडम्स में किस किस तरह के लोग रहते थे, ऑर्डिनरी पीपल की लाइफस्टाइल कैसे होती थी, है ना। 1-2 स्टोरीज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, जैसे कालिदास की एक स्टोरी है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बेटा थैंक यू सो मच।